हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है बच्चों। फिर से तो बच्चों हम लोग कर रहे थे मॉडल पेपर का डिस्कशन। हमने 8 मॉडल पेपर हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारा 9th मॉडल पेपर नंबर है। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो चैनल है वो आपके किसी भी नर्सिंग एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ही हमारा चैनल है। अगर आप यूपी नर्सिंग हो, चाहे झारखंड नर्सिंग हो, चाहे हमारा बिहार नर्सिंग हो, किसी भी स्टेट नर्सिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको सबसे पहले अपडेट, जो भी नर्सिंग एग्जाम की अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाती है। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर नंबर 9। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो बच्चे पिछले साल जुड़े रहे और लगातार जुड़े रहने के बाद हमारे दिए गए गाइड को फॉलो किए और वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई, अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। आइए बच्चों, मॉडल पेपर 9 का पहला सवाल कहते हैं पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड द एवरेज, इस केस में आपसे पूछा गया है कि एवरेज एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों मैं यहां लिख दूं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ध्यान रखना वेलोसिटी है बच्चों। अगेन, अगर आप कोई पार्टिकल है, ये जा रही है हमारा ऊपर, यहां से चल रही है और हाफ रिवोल्यूशन में ये यहां पहुंचेगी, तो यहां वाला जो वेलोसिटी होगा उसे मैं वी जे कह सकता हूं। उसे मैं क्या कह सकता हूं? वी जे कह सकता हूं। और और इधर जो वेलोसिटी है बच्चों, यहां पर जो वेलोसिटी है उसे वी आई कह सकता हूं। शायद यहां वाला अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। डेल्टा वी जो होगा बच्चों, डेल्टा वी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनल माइनस इनिशियल, एंड द फाइनल माइनस इनिशियल विल नथिंग एल्स, इट विल बी v ऑफ आई कैप माइनस ऑफ v ऑफ j कैप। ध्यान रखेंगे, vi मतलब वेलोसिटी इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आप चाहे तो इसको नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते हैं, तो डेट विल बी ए माइनस बी आई कैप माइनस बी जे कैप। अगेन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पता करें तो दिस मैग्नीट्यूड इज ए रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड इट विल बी रूट टू वी स्क्वायर एंड नाउ इट बिकम्स रूट टू वी। तो बच्चों जो आपका मैग्नीट्यूड आया वेलोसिटी का, दैट इज रूट टू वी। आइए बच्चों आप टाइम की बात करते हैं। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में पार्टिकल ने 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड b। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट चक्कर के लिए 1/4 के लिए 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 करोगे तो पाई आर बाय 2 आएगा। तो टाइम के जगह पर बच्चों आप क्या लिखिएगा? ए सी बराबर, सबसे पहले सॉरी, ए एवरेज बराबर एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सलेशन बराबर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज ए रूट टू बी। और चेंज इन टाइम मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज पाई आर बाय 2 into v. This is our time taken by particle to move from a initial to the 1/4 revolution. Okay guys, now let us proceed with the next part, and it is given that the velocity of the particle is 10 meter per second. तो ये हो गया बच्चों 10, और दिस इज पाई और आर का वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। तो 5 टू 10 आ गया, सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा यहां से 40√2 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 40√पाई। तो इसमें आंसर तो कोई नहीं है, तो दिस आंसर यहां से आप करेक्शन कर लीजिए, दिस इज 40√पाई। ठीक है बच्चों, यहां पर हो जाएगा 40 रूट डिवाइड बाय पाई इज आवर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, बट यहां पर थोड़ा सा आप कर सकते हैं करेक्शन, एंड इट विल बी ए 40√पाई। बच्चों थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे क्वेश्चन में मान सकते हैं, और आप इसको एक बार दोबारा देखिए वीडियो, मतलब आपको अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे फिर से मुझे बताइए, मैं अगले मॉडल पेपर में भी फिर से इसको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है बच्चों, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं और मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। तो
तो हमारा अगला सवाल है, कहता है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, तो टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह के कई सवाल अच्छे आए हैं बच्चों। किसी भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो हम मान लेते हैं कि h हाइट पे जो भी पार्टिकल है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये यहां पर है। मैक्सिमम हाइट तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g होता है, पूरी दुनिया जानती है। और h हाइट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो k/3 हो जाती है। हमारा इनिशियल क्या होता है, इनिशियल अगर हमारा होता है हाफ mv², और यही इनिशियल लास्ट में जाकर mgh हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल में किसी प्रकार की हाइट नहीं होती है, तो टोटल एनर्जी ओनली इन द काइनेटिक एनर्जी। बट जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो टोटल एनर्जी उसका होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया, तो इनिशियल, और दैट इज ये भी mgh के बराबर है, क्योंकि ये भी टोटल एक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी है। बात को समझना, ठीक है। तो h हाइट पे अगर बात करें टोटल एनर्जी का, तो दिस इज नथिंग एल्स, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करो बच्चों की टोटल एनर्जी को हम लोग mgh लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एट इट विल बी mgh, और बोला है कि कितने इस h हाइट पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम्स k/3। ना बच्चों, फिर इसी पे अगर सॉल्व करोगे, मैं इसे थोड़ा ऊपर ले आके सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। mgh इज इक्वल टू, ये कैपिटल H है, और mg इंटू स्मॉल h प्लस k/3, मतलब 1/3, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ mv²। अगेन मैं बता दूं कि जो यही काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल में बदल जाती है, मतलब आप हाफ mv² की जगह पर mg इंटू कैपिटल H से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर फिर मैं इसे यहां पर लिखूं, तो ऊपर में लिख रहा हूं इसे मैं, mgh इज इक्वल टू mg इंटू स्मॉल h प्लस mgh/3। ना बच्चों, मैं थोड़ा इरेज भी कर देता हूं कुछ पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। तो अगर आप देखें तो दिस इज, यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2mgh/3 इज इक्वल टू mg इंटू स्मॉल h। mg चला जाएगा, और h जो आएगा वो 2h/3 आएगा। अगेन h का वैल्यू कैसे पता करेंगे सर, तो h इक्वल टू u²/2g होता है। तो आप लिख लो, u² का वैल्यू तो दे रखा है इन्होंने, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये चला जाएगा, 2 15 ही चला जाएगा, तो h बराबर आपको मिलता है यहां 45। अब इस 45 को यहां रख दो, दिस इज 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 3, एंड यहां से तुम्हें मिलेगा h इज इक्वल टू 30 मीटर। मतलब 30 मीटर वो हाइट है जिसपे जाकर हमारा काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो जाती है। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये दोनों सवाल, पहला और दूसरा, थोड़ा सा अच्छे थे। जैसे जैसे मॉडल पेपर का नंबर बढ़ता जाएगा, उस तरह से हम लेवल भी बढ़ाते चलेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इरेज कर दे रहा हूं इसे। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा जब तक अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे, थोड़ा क्लैरिटी कंसेप्ट में नहीं आएगी, और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी फिर कैसे एग्जाम में अच्छा बनाओगे, ठीक है। थोड़ा सा खुद को प्रॉब्लम में डालो, जो तुमने एक बाउंड्री बनाई है ना खुद के लिए, उससे बाहर निकलो, ठीक है। और जब तक उस बाउंड्री को पुशअप नहीं कर पाओगे, जैसे क्या होता है कि हम एक मान लेते हैं कि हमारा ये बाउंड्री है, हम इससे नहीं आगे बढ़ सकते, और जब तक जैसे जैसे तुम उस बाउंड्री को पुश करते हो ना, ये बाउंड्री बड़ा होते जाता है, और तुम पाते हो कि तुम हर बार एक नई चीज को करने में कंफर्टेबल फील करते हो। तो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू पुश अप योर बाउंड्री, ठीक है। और अपने बाउंड्री को आप हमेशा पुशअप करते रहें, तो जीवन में भी आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 था। सर मैं ये लेक्चर आप क्यों दे रहे हैं सर, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है ना तो आप घबरा जाते हैं, इसीलिए मैंने ये थोड़ा लेक्चर भी दे दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 500%, द फैक्टर बाय विच इट्स मोमेंटम इंक्रीज। अगर किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 500% हो जाता है तो मोमेंटम, आपको मैंने कई बार बताया बच्चों, देखो अभी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसका k है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है k प्लस 500% ऑफ k हो जाएगा, तो हमारा k फाइनल जो है वो 6k हो गया, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p² बाय 2m।
तो 2m तो कांस्टेंट है, तो p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के का, ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर रूट ओवर काइनेटिक एनर्जी का। तो संवेग कितना गुना हो जाता है, तो अगर ये 6k हो जाता है तो हमारा जो संवेग होगा, नया जो संवेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 6k, मतलब रूट 6 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आया। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि ए वायर ऑफ द लेंथ L एंड द रेडियस R इज स्ट्रेट बाय द फोर्स F इफ द लेंथ बिकम्स 4L एंड रेडियस बिकम्स R/2 देन एक्सटेंशन। मैंने कई बार बताया कि डेल्टा L इज ए FL अपॉन A इंटू Y। सर F हमारा एक्सटेंशन लोड होता है, L हमारा लेंथ, A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Y हमारा यंग्स मॉडुलस होता है। अगर आप F की बात करें, दिस इज F इंटू 4L अपॉन A इज व्हाट, A इज पाई इंटू R स्क्वायर बाय 4। ये हम बात कर रहे हैं उस समय की जब उसका एरिया, जब उसका लेंथ 4L हो जाता है और रेडियस R/2 हो जाता है उस समय की, ठीक है, इंटू Y। तो नया जो एक्सटेंशन आएगा डेल्टा L डैश, अगर हम बात करें यहां से, ये तो हमारा डेल्टा L है, ये L डैश हो जाएगा, दिस इज डेल्टा L डैश। नाउ दिस डेल्टा L डैश अगर तुम देखो बच्चों, ये 16 इंटू FL अपॉन A इंटू Y आएगा। तो ये हमारा क्या डेल्टा L डैश जो है वो 16 डेल्टा L हो जाता है बच्चों, मतलब वो 16 टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए इज द मेजर ऑफ। हमारा यंग्स मॉडुलस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो बच्चों यंग्स मॉडुलस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो बताता है रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, कि कोई मटेरियल कितना रिजिड है। ठीक है, यही बताने का काम हमारा कौन करता है? तो यही बताने का काम हमारा यंग्स मॉडुलस करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि 2 इनमिजिबल लिक्विड आर फिल्ड इन ए कंटेनर, प्रेशर एट द बॉटम्स। मैंने बता रखा है कि प्रेशर जो है बच्चों, प्रेशर जो होता है वो हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि P बराबर होता है रो जी एस। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बच्चों अगर आप देखें ना, इस तरह के सवाल और भी मॉडल पेपर में है, और मॉडल पेपर में जैसे सवाल आते हैं एग्जैक्टली आपको उसी तरह के सवाल आपके कमिंग एग्जाम, जो भी आप एग्जाम नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर लगाएं, और इससे अगर आपको और भी ज्यादा मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर आप अपनी टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर लीजिए, और वहां पर आपको टेलीग्राम सपोर्ट, चैट सपोर्ट भी मिलता है। आप हमसे कनेक्ट कीजिए, लगातार पेड कोर्स लीजिए और एकदम अपनी तैयारी को एकदम फाड़म फाड़ तैयारी कीजिए कि आपके सामने कोई रुके नहीं। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बर्नौली इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलोंग ए स्ट्रीम लाइन एज्यूमिंग। ये बताया गया था कि हमारा जो बर्नौली इक्वेशन होता है A1B1 या फिर P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो हमारा इक्वेशन होता है बर्नौली का वो हमेशा नॉन विस्कस के लिए अप्लाइड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर, मैंने कई बार बता रखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 9 नीटा। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 5th एंड 3rd। कहता है कि जैसे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस हमारा u प्लस जी बाय 2 इंटू होता है nth, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, तो ये होता है 2n माइनस 1। अगर बॉडी हमारा फ्री फॉल है तो हमारा s nth सीधा g बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाता है। तो अगर आप 5th सेकेंड की बात करें तो s 5th ओवर s 3 सीधा सीधा हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1, दैट इज क्या, ये आपका आ गया 2 इंटू 5, दैट इज 9 ओवर क्या, 9 ओवर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो 9:5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के सवाल हम लोगों ने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में भी किया है।
फिर अब इसी की ओर आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि द एस्केप स्पीड फॉर ए फ्रॉम ए प्लैनेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर एस बी। कई बार बता चुका हूं कि v बराबर होता है √2 gm/r। दिस इज आवर एस्केप वेलोसिटी। कहता है इफ मास बिकम्स 4m। चलो भाई, मैंने मास को क्या कर दिया, मास हमारा हो गया 4m, ठीक है 4m, और रेडियस को 2 कर दिया तो ये हो गया, अगर आप देखें तो पहले जितना थी, पहले हमारा कितना था 2 टाइम्स ऑफ gm/r, तो नया जो होगा, नया हमारा एस्केप वेलोसिटी होगा √2 इंटू वी होगा, ठीक है। तो √2v इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बारे में बोलता है। अगर आप बोले काइनेटिक एनर्जी, तो दिस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है gmm/2r, और पोटेंशियल एनर्जी होता है gmm/r, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहां पर मिल जाता है माइनस ऑफ gmm/2r। दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। और कई बार बता चुका हूं कि कोई भी सैटेलाइट हो, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही होती है तो उसका टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो आप देखें यहां पर जो हमारा टोटल एनर्जी आया वो -gm/r आया। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, कहता है कि इनसाइड अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू एट द डेप्थ। कहता है कि हमारा जो जी होता है वो आधा हो गया, किस के मतलब किस डेप्थ पे। तो अगर आप नीचे जाते हैं, हमारा एक सरफेस होता है, सरफेस के नीचे आते हैं तो जी डैश जो होता है बच्चों, जी डैश होता है g इंटू 1 - d/r। तो अगर आप देखें g डैश इज नथिंग एल्स, ये हो जाता है g/2 इक्वल टू g इंटू 1 - d/r। तो यहां से यहां g कट जाएगा और ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1 - d/r। तो अगर आप सॉल्व करें बच्चों तो यहां से d/r इक्वल टू आपको मिलता है 1/2, तो फाइनली d जो हो जाता है वो r/2, मतलब r/2 पर जाकर हमारा जो g का वैल्यू होता है वो आधा होता है। मतलब अर्थ के स्पेयर से नीचे जाकर अर्थ का जो भी हमारा स्पेरिकल सरफेस होता है उसके सरफेस से जब हम r/2 नीचे जाते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो g/2 हो जाती है। अगेन बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल हमारा कहता है कि R और 3R दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समान समय में उष्मा का अनुपात। तो बच्चों H जो होता है, जैसे कि H1/S3, मतलब रेसिस्टेंस 3R रेसिस्टेंस के कारण हीट और 3R रेसिस्टेंस के कारण जो हीट होता है वो I²RT डिवाइड बाय I²RT होता है, ठीक है। तो R मैं इसमें 1 और 3 कर देता हूं, I और I दोनों में सेम होगा क्योंकि वो सीरीज में, ठीक है। तो सीधा सीधा ये R/3R हो जाता है, आंसर हो जाएगा 1:3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल, द कंडीशन ऑफ ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स। ये बता चुका हूं कि कई बार कि मैक्सिमम ईएमएफ पूछे, मैक्सिमम पावर पूछे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस जब हमारा बराबर हो जाता है तो ये केस होता है आपका मैक्सिमम ईएमएफ का, और मैक्सिमम ईएमएफ अगर होता है तो मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर एक्सटर्नल के जगह पर लोड लिखा है, तो लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस। तब हमारा जो होगा मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो जाएगा। देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डीसी करंट। ये बात सही है, जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू होता है वो डीसी करंट के बराबर होता है, और इसी कारण से जो उनमें हीटिंग इफेक्ट होता है, ये दोनों हीटिंग इफेक्ट का सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B बराबर U0I/2πr। जो ये आप देख रहे हैं B और R जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लॉन्ग स्ट्रेट का मतलब होता है कि एक इनफाइनाइट वायर के कारण ये पूछ रहा है। अगर ये इनफाइनाइट नहीं पूछता, अगर ये फाइनाइट लेंथ का पूछता, तो B का फॉर्मूला होता है U0I/4πr into sin θ1 into sin θ2। ऑल्दो इन्होंने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण पूछा है, इसीलिए हमने सीधा 2πr लिख दिया, तो ये आ जाएगा इनवर्सली 1/r।
फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, तो हमारा, मैं अभी अगर देखोगे तो बीटा बराबर होता है लैम्डा डी ओवर डी। डी हमारा होता है कि डी हमारा होता है स्मॉल डी इज ए स्लिट सेपरेशन, और ये हमारा स्क्रीन के सेपरेशन का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे लेमडा, नया जो लेमडा डैश है वो हो जाएगा लेमडा प्लस 20%, दैट इज 1.2 लेमडा हो जाता है। और उसी प्रकार डी जो है बच्चों, ये हो जाता है 1.2 इंटू डी। डी डैश हमारा 1.2 इंटू डी हो जाता है। तो बीटा डैश और ये कुछ नहीं होगा, ये 1.2 लेमडा डी ओवर 1.2 डी हो जाएगा। तो दिस कट जाएगा एंड दिस इज लेमडा डी ओवर डी। तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा, दिस इज रिमेन सेम। उम्मीद है बच्चों कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी को लूंगा और उसे अगले मॉडल पेपर या फिर अलग से भी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली उसे बनाऊंगा। अगले सवाल जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करता है? ये हमारे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता है कि हमारा जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, ये वेव नेचर को बताता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज हमारा पहला इफेक्ट आया जिन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव किया था। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस दौरान से क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होता है। तो एनर्जी इंक्रीज कर गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनका इंक्रीज हो जाता है। फिर अगला सवाल है कि हमारा जो रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, हमारा आर जो होता है वो लेमडा इनटू एन होता है। लेमडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जो कि एन होता है। एन हमारा डीके कांस्टेंट होता है। फिर अगला सवाल है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर होता है बी इंटू ए। अगर बी बोलो तो ये होगा एफ अपॉन क्यू बी इंटू ए का डायमेंशन एल स्क्वायर, ये एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और क्यू का डायमेंशन ए टी और ये एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। सारे को सॉल्व कर दो, ये टी कट जाएगा, ये एल और ये एल चला जाएगा। तो सीधा सीधा मुझे यहां से लग रहा है ये आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ए माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है कि कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्टिव। देखो बच्चों, जो काम कन्वेक्स लेंस के साथ करते हैं वही काम कनकेव मिरर में भी होता है। मतलब कनकेव मिरर में जिस तरह का इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन होता है उसी प्रकार का, मतलब लगभग उसी प्रकार का कन्वेक्स लेंस में भी होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच रखते हैं, पी इज द पोल ऑफ दिस मिरर, पी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनता है। सिमिलरली इन द कन्वेक्स लेंस we have also do the same. When we place the object in between the lens and the first focus of this lens, then we got the magnified image and the virtual image. So हमारा मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस और एप के बीच रखते हैं, लेंस का मतलब हमारा पोल की बात कर रहा है ये, तो जब आप पी और एप के बीच रखते हैं तब आपका जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला कंडीशन होता है कि हमारा लाइट पहले डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, और हमारा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होता है तब टीआईआर का घटना होता है। आप ये भी कह सकते हैं मीडियन इज ऑप्टिकली डेंस होना चाहिए, मतलब दूसरे मीडियम से ज्यादा डेंस होगा तभी हमारा टोटल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो मैंने तीनों कंडीशन बताया, दिस इज द कंडीशन फॉर ए टीआईआर। बट यहां पर बच्चों इन्होंने पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नेवर अकर, कब ये नहीं होगा। तो कब नहीं होगा, कब हमारा नहीं होगा, जब हमारा लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम होता है तो टीआईआर कभी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत ही सुंदर और बेहतरीन है बच्चों। अगला सवाल है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ये किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स, ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ।
वेवलेंथ पे डिपेंड होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने डिस्पर्शन पढ़ा है तो ऑप्टिक्स पढ़ा है, तो ऑप्टिक्स में कॉसी का रूल होता है। कॉसी के इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि जोर गेट का जो आउटपुट होता है बच्चों वो होता है ए बी ओवर ए बी पर बार और ए बार बी। मतलब हम अगर आप जब इसका ट्रूथ टेबल आप लिखते हैं तो हमारा इसका ट्रूथ टेबल ये कहता है कि जब आपका अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट लो होगा, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट लो होगा। तो कहता है कि आउटपुट लो होने का कंडीशन क्या है, बोथ इनपुट सेम। अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट जो है हाई आता है। तो अगर दोनों इनपुट के लो होने से आप इससे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप चेक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। तो दोनों इनपुट अगर सेम है, मतलब दोनों अगर 0-0 है तो आपको आउटपुट लो मिलता है, अगर फिर 1-1 है तो पर भी आपको लो मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारा है कि ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द, मैंने कई बार बताया कि ट्रांसफार्मर कोर में लेमिनेटेड किया जाता है, क्या किया जाता है, एडी करंट का लॉस ना हो, एडी करंट का लॉस हो, मतलब जो हमारे खराब करंट है जो हमारे काम का नहीं है उसे हम एडी करंट कहते हैं, तो इसीलिए लेमिनेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए वाटर इज हाई। क्यों हाई होता है, क्योंकि कंप्लीट मॉलिक्यूलर सेपरेशन उसमें होता है, इसीलिए हाई होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर व्हाट। ये मैंने कई बार बताया, टेम्परेचर का इक्विवेलेंस बताता है। क्या होता है कि हमारा ए अगर बी के इक्विवेलेंट टेम्परेचर में है तो और बी और सी भी हमारा एक इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं ए और सी भी हमारा सेम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये कहता है इफ द स्पीड ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ होगा। मैंने कई बार बताता है अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाता है। अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नाउ ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड बट ए वेरिंग एक्सेलरेशन व्हेन इट मूव्स। तो मैंने कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर कोई बॉडी एक हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बट उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, ऐसा उसी में पॉसिबल है, ऐसा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पॉसिबल है। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ डायरेक्शन, यहां पर कुछ डायरेक्शन, यहां पर कुछ, तो हर एक पॉइंट पे हमारा इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो बदलता है, जिसके कारण हमारा इसमें एक्सेलरेशन आता है, और ये एग्जांपल है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। ये हमने मॉडल पेपर 8 का डिस्कशन आज कंप्लीट हुआ। अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और जो पहला टेस्ट होता है जब आप डाउनलोड करते हैं और पहला टेस्ट होता है वो सबके लिए फ्री होता है। ठीक है बच्चों, पहला टेस्ट सबके लिए फ्री होता है। फिर हमारा अभी पैरामेडिकल का भी कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको अगर आप पैरामेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं तो पर भी आप ये जो चैनल होगा, ये जो ऐप होगा वो आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, न्यू पेड बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, आप वहां जाकर एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। तो बच्चों आज हमारे क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा एक लाइक का बटन दबाकर, छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबाकर और एक बेल वाला घंटी भी बजा लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।